हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कंडेंसर का साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए तो इससे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के साइकिल के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। आज मैंने थोड़ा सा मुख्तसर व्लॉग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि कई दिनों से मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब है। तो तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है कि मैं दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी इंशाल्लाह रिकवरी के मराइल से गुज़र रहा हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंडेंसर जो है उसका फंक्शन किस तरह होता है। तो कंडेंसर के फंक्शन में मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको देखें, तब आपको इस वीडियो की समझ आएगी। कंडेंसर का जो फंक्शन होते हैं वो तीन स्टेजेस पर होता है। पहले मरहले में सुपर हीट खारिज होता है, फिर लेटेंट हीट खारिज होता है, फिर तीसरे मरहले में सबकुल हीट खारिज होता है। ठीक है। सो अगर कंडेंसर का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इन तीनों स्टेजेस पे क्या असर पड़ेगा, और अगर कंडेंसर का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाए तो तब उन तीन स्टेजेस पर क्या असर पड़ेगा, ये मैंने आज के इस व्लॉग में डिस्कस करना है। नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं थोड़ा सा और भी इंशाल्लाह मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कंडेंसर का लोड क्या होता है, कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होती है, इनके मालूम करने के लिए फार्मूले क्या इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें शामिल है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कंडेंसर को हम एचपी में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, यानी हार्स पावर में क्यों कैलकुलेट करते हैं। हार्स पावर तो अमूमन हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में सिर्फ ये छोटा सा मुख्तसर सा एक व्लॉग है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये जो निचला वाला लाइन है ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, यानी यूँ समझ लें कि कंडेंसर का इनलेट लाइन है। जब कंडेंसर के इनलेट लाइन पर रेफ्रिजरेंट इंटर होता है तो इस हालत यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का हालत होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं। और हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर्स का मतलब होता है कि यानी रेफ्रिजरेंट जब वेपर की हालत में हो और अबाव देन बॉइलिंग पॉइंट इसने हरारत हासिल किया हो, वो हरारत इसका सुपर हीटेड वेपर्स कहलाएगा। ठीक है। सो जब ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर इंटर होता है तो ये सुपर हीटेड वेपर्स में होता है। और ये इस पहले मरहले में ये जो मैंने रेड लाइन आप लोगों के लिए यहाँ पे शो किया हुआ है, इस जो ये एरिया है कंडेंसर का, इस पहले एरिया में रेफ्रिजरेंट जो है वो अपना सुपर हीट बाहर खारिज करके एटमॉस्फेयर को देके अपने आप को कंडेंसिंग पॉइंट तक ठंडा कर लेता है। कंडेंसिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट अपना शेप चेंज करना शुरू कर जाता है, यानी वेपर से ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो पहले इस एरिया के अंदर जब रेफ्रिजरेंट आपका सर्कुलेट होगा, यहाँ से आता रहेगा, तो ये मुसलसल हीट भी खारिज करता रहेगा और साथ साथ ये फ़्लो भी होगा। तो फ्लो होते होते ये हीट खारिज करता रहेगा। जब ये तकरीबन इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, ये जो रेड लाइन यहाँ पे जो ख़त्म हो जाता है, जब ये तकरीबन इस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो इस पॉइंट पर ये क्या करेगा, यहाँ पर अब रेफ्रिजरेंट जो है उसने सुपर हीट खारिज किया होगा और अपने आप को अब ये शुरू होगा चेंजिंग फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड फेज। यानी यहाँ से जब ये रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा तो ये यहाँ से अपना शेप चेंज करेगा, अपना जो भी सुपर हीट है, जो अबाउ देन बॉइलिंग पॉइंट इसने जज़ब किया था कंप्रेसर के अंदर, वो यहाँ पर इसने खारिज किया होगा। ठीक है। सो दरमियाने वाले पार्ट में जो मैंने आपको ब्लू लाइन दिखाया है, दरमियाने वाले पार्ट में क्या होगा, इसका जो लेटेंट हीट होगा वो खारिज होगा और फिर उसके बाद आखिरी वाले पार्ट में जो इसका सब कूल हीट होगा वो खारिज होगा। अच्छा, कुछ मैं आप लोगों को टेम्परेचर की बारे में बताता चलूँ कि इनलेट पर जो कंडेंसर का टेम्परेचर होगा वो होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़रूरी नहीं है कि ये हर कंडेंसर के लिए हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें मैंने गैस चार्जिंग की हुई है R134A और उसका जो कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। आप जब किसी रेफ्रिजरेटर को रिपेयर कर रहे हो सकता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, वो आपके एटमॉस्फेयर पे, आपके रेफ्रिजरेंट पे, आपके रेफ्रिजरेटर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो
इस पहले मरहले में 70 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है सुपर हीट वाले रीजन में। यानी ये जो रीजन है इसमें जो हीट बाहर खारिज होता है, इस हीट के खारिज होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो रहा है कितना, 70 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, जिस वक्त रेफ्रिजरेंट अपना सुपर हीट टोटली खारिज कर लेगा, अब यहाँ से इसने फेस चेंज करना है। तो जिस वक्त रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर फेस चेंज करेगा, उस वक्त इसका जो हीट है वो ये बाहर खारिज करेगा, लेकिन इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक ये अपना टोटल जो फेज है वो वेपर से लिक्विड में चेंज ना कर दे। और ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रैक्टिकली भी दिखाया था थर्मोमीटर्स को लगाकर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब ये रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज कर रहा होता है तो इस मरहले में यहाँ तक तकरीबन पहुँच के थोड़ा सा जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट अभी वेपर में ही होता है। फिर आगे जाकर जब ये तकरीबन दरमियान तक पहुंचता है तो दरमियान तक ये अपना जो फेज़ है वो 50% वेपर में और 50% लिक्विड में चेंज हो चुका होता है। फिर आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ तक जब ये पहुँच जाता है तकरीबन यहाँ तक, तो ये अपना जो इसका लिक्विड है वो 75% और वेपर जो है वो 25% रह चुके होते हैं। फिर आगे आकर जब वो इस पोजीशन तक पहुंच जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर ये ब्लू लाइन जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, यहां तक रेफ्रिजरेंट पहुंचकर टोटली 100% ये लिक्विड में तब्दील हो चुका होता है। ठीक है, तो इस दौरान जो ये ब्लू लाइन वाला एरिया है, इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल 52 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में सिर्फ रेफ्रिजरेंट का यहाँ पर जो शेप था, जो फेस था, वो चेंज हो गया वेपर हालत से लिक्विड हालत में। फिर उसके बाद आखिरी मरहले में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो फिर लिक्विड हालत में ही फ्लो होके आगे मज़ीद सबकूल लिक्विड में तब्दील होता है। सबकूल लिक्विड का मतलब ये है कि यानी वो दर्जे हरारत जो कि एक लिक्विड जो है वो हासिल कर लेता है बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट होगा और लिक्विड की हालत में होगा और इसका टेम्परेचर मुसलसल गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। जब वो तकरीबन इस पोजीशन तक पहुंचता है आखिरी फिल्टर तक, तो इसका टेम्परेचर तकरीबन कम हो चुका होता है 34 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप लोगों ने ये 3 फेज जो है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि इन 3 फेज़ों में जो कंडेंसर है आपका वो काम करता रहेगा। अब अगर हम कंडेंसर के साइज़ को शॉर्ट कर दें, यानी हमने कंडेंसर को कम लगा दिया, तो इससे यूनिट के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए मैंने आपको जिस तरह पिछले स्लाइड में बता दिया उसी चीज़ को मैंने इधर ही रख दिया है आपको कंसेप्ट देने के लिए। जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंडेंसर के अंदर इन होगा तो इसका टेम्परेचर वहीं 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब चूंकि कंडेंसर हमारा शॉर्ट है तो कंडेंसर शॉर्ट होने की वजह से जो सुपर हीट का मरहला है वो अब चंद लाइनों तक सिर्फ महदूद नहीं रहेगा, बल्कि तकरीबन कंडेंसर के दरमियान तक ये जो है ना एरिया ये कवर करेगा। यानी ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होते यानी अपना सुपर हीट खारिज करते 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 तकरीबन कंडेंसर के दरमियान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक जब ये पहुंच जाएगा, यानी इस पोजीशन तक जब रेफ्रिजरेंट पहुंच जाएगा, तो इस पोजीशन तक पहुंचने तक रेफ्रिजरेंट ने अपना जो सुपर हीट है वो एटमॉस्फेयर को खारिज किया जा चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट अपना फेस चेंज कर रहा होगा तो ये फेस चेंज का अमल जो है ये तकरीबन कंडेंसर के आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाता है। यानी जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो एरिया है आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, तो यहाँ तक रेफ्रिजरेंट जो है वो अपना फेस चेंज कर लेता है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपको लिक्विड में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मसला क्या हुआ कि कंडेंसर के शॉर्ट होने की वजह से जो सब कूल का एरिया था हमारे पास वो कम पड़ गया। तो सब कूल के एरिया के कम पड़ जाने की वजह से अब कंडेंसर ने जो टेम्परेचर डाउन करना था वो टेम्परेचर अब ये डाउन नहीं कर पा सकता।
तो इससे क्या मसला होगा, इससे मसला ये होगा कि इन दो लाइनों के अंदर, इन दो लाइनों के या एक लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा ही टेम्परेचर अपना डाउन करके, यानी जिस तरह मैंने शो किया हुआ है 52 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक डाउन होके जब फिल्टर के अंदर ये रेफ्रिजरेंट जाएगा तो ये 49 डिग्री सेल्सियस के साथ ही जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि कंडेंसर ने अपना काम सही तरह से नहीं किया, क्योंकि कंडेंसर को जितना टेम्परेचर डाउन करना चाहिए था तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस तक, 33 डिग्री सेल्सियस तक या 32 डिग्री सेल्सियस तक, वो इस कंडेंसर ने नहीं किया। तो इसका जो काम है, कंडेंसर का जो बकाया काम है जो इससे अधूरा रह गया, अब वो कैपिलरी ट्यूब जो है ना वो कंडेंसर का काम भी करेगा। अब जब आगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब में तकरीबन 75% तक कंडेंसर का अधूरा काम ही होता रहेगा। और जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट जाएगा तो कुछ रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के अंदर से वेपर की हालत में भी जाएगा, क्योंकि कंडेंसर ने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। तो इस वजह से हो सकता है कि कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो 100% लिक्विड में चेंज ना हो चुका हो। तो इससे क्या होगा कि कैपिलरी ट्यूब 75% अगर कंडेंसर का ही काम करेगा, यानी लिक्विड का रेफ्रिजरेंट सबकूल हालत तक लेके जाएगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि कैपिलरी ट्यूब अपना काम कब करेगा। तो कैपिलरी ट्यूब के लिए अपना काम करने के लिए, यानी टेम्परेचर डाउन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जब कैपिलरी ट्यूब आखिरी हिस्से में थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डाउन करके उतना डाउन नहीं करेगा जितना कि इसको डाउन करना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इवापोरेटर के अंदर अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो इवापोरेटर के अंदर आपका कूलिंग ही सही तरह से नहीं होगा। सो आई होप कि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर कंडेंसर का जो साइज़ है वो लॉन्ग हो, यानी बढ़ा दिया जाए, अगर कंडेंसर हम जो साइज़ लगना चाहिए रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के साथ, अगर उससे हम लेंथी लगाएंगे तो उस सूरत में यूनिट के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए ये मैंने आप लोगों को उसी कंडेंसर का वही डेटा जो है ना वो इस कंडेंसर पर भी डाला हुआ है। सबसे पहले क्या होगा कि कंडेंसर के इनलेट पर वही टेम्परेचर है, यानी 70 डिग्री सेल्सियस ही है। कंप्रेसर जो है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है और कंडेंसर के अंदर भेज रहा है, वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कितना है, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस ही है। अब पहले मरहले में जो आपका सुपर हीट खारिज होगा वो इन लाइनों के अंदर यहाँ पे खारिज हो जाएगा, यानी यहाँ तक ये खारिज हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट जो लाइन है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस लाइन तक जो आपका रेफ्रिजरेंट के अंदर सुपर हीट था वो लेट सपोज कि यहाँ से खारिज हो गया। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया और 52 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेंट का कंडेंसिंग पॉइंट है, यानी इस टेम्परेचर से रेफ्रिजरेंट ने अब वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो फेज शुरू हो रहा है वो लेटेंट हीट का फेज है, जिसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस जोन के अंदर जो रेफ्रिजरेंट आपका फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर अपना फेज चेंज कर रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, और जो ही ये रेफ्रिजरेंट तकरीबन यहाँ तक पहुँच गया तो इस पॉइंट तक पहुंचने पर रेफ्रिजरेंट ने अपना जो लेटेंट हीट था वो बाहर की तरफ खारिज करके जो फेज था वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ अब ये लिक्विड मज़ीद सबकूल हो जाएगा। अब सबकूल होते होते ये रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा और जब ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी ये जब इस पॉइंट तक पहुंचेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, तकरीबन इस पॉइंट तक जब रेफ्रिजरेंट पहुंच जाएगा तो इधर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट ने अपनी सब कूलिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल की, यानी ये तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया और इतना ही इसको कम होना चाहिए। ये इसका जो सबकूल का आखिरी स्टेज है वो तकरीबन 34, 33, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चूंकि कंडेंसर हमने लॉन्ग लगाया हुआ है, कंडेंसर का जो लेंथ है वो ज़्यादा लगाया हुआ है, तो इससे मसला क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी सबकूल हो गया अब वो मज़ीद सबकूल हो रहा है, इस कंडेंसर के अंदर मज़ीद सबकूल हो रहा है। यानी अब यूँ समझ लें कि ये कंडेंसर अब कैपिलरी ट्यूब का जो काम है वो भी साथ साथ में कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि अब जब ये रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के अंदर
अंदर जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब में पहुंचते पहुंचते ये इतना ठंडा हो चुका होगा कि कैपिलरी ट्यूब के आखिरी पार्ट तक जब ये पहुंचेगा तो अगर इस रेफ्रिजरेंट के साथ थोड़ा बहुत भी ऑयल हो या थोड़ी बहुत भी नमी हो, ये उस नमी या उस ऑयल को इतना ठंडा कर लेगा कि वो कैपिलरी ट्यूब के आखिरी हिस्से में फ्रीज होके या उसका जो विस्कोसिटी है ऑयल का वो इतना कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कैपिलरी ट्यूब का सर के ऊपर यानी जो आखिरी हिस्सा है वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करके रेफ्रिजरेंट का फ्लो ही रोक देगा। तो कंडेंसर के लॉन्ग करने से प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि कैपिलरी ट्यूब के आखिरी हिस्से पर जो रेफ्रिजरेंट एक हद तक डाउन होना चाहिए वो उस लिमिट से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जिससे वहाँ पे कोई भी ऑयल थोड़ा बहुत या नमी जो है वो फ़ौरन वहाँ पे जम कर वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा करेगा। तो कंडेंसर को हमेशा से लगाते वक्त ना ही इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, ना ही इसका लेंथ जो है ना वो बहुत कम रखना चाहिए। तभी आपके रेफ्रिजरेटर का जो यूनिट है वो सही तरह से चलेगा, या एयर कंडीशनर का जो यूनिट है वो सही तरह से चलेगा। आपका कंप्रेसर भी सही परफॉर्म करेगा, साथ साथ में जो इवापोरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट है वो भी सही पैदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबी व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।